जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक ऐसा रीजन जिसका वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 23% रहा हो एक सर्टेन टाइम पे, और वही कंट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूँ 23% से गिर के 3% आ गया हो क्योंकि वो कोलोनिज्म का शिकार होता है, और उसके बाद वही कंट्री उस कंट्री को सरपास करती है एज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेंट ईयर्स में, तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी कंट्री का नाम आता है? ऑब्वियसली उस कंट्री का नाम है इंडिया। जी हाँ, इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1700 के टाइम 23% रहा था वर्ल्ड की टोटल जीडीपी में, और वही कंट्रीब्यूशन जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में 3% तक गिर चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना हमें एक्सप्लॉइट किया था और इतना हमारे यहाँ का पैसा फॉरेन में गया था कि हमारा ग्रोथ रेट भी डाउन था और हमारा कंट्रीब्यूशन भी वर्ल्ड जीडीपी में गिर चुका था। और वही कंट्री इंडिया 2023 में सरपास करता है यूनाइटेड किंगडम को और बनता है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 1947 से आज तक की, और बात करते हैं कैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की और कई वेरियस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक्सेल किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Britain made the decision to leave India. Now it is for Indian leaders to decide the future of their country. President of the Republic of India, Dr. Rajendra Prasad, arrives to take the salute at a march past. It's the first anniversary of the Declaration of the Republic, and detachments of India's forces march down Delhi's Kingsway, so named after King George V's Durbar visit. भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। तो फिर स्टार्टिंग होती है 15 अगस्त 1947 में, जब इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस और ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ते हैं, और फॉर्मेशन होती है 2 डोमिनियन की, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि इन फ्यूचर ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है न्यूली इमर्जिंग कंट्री बांग्लादेश। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टीशन भी हुआ था, तभी ये 2 डोमिनियन उभर के आए थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पॉइंट पे इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी और वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन में वो सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, और पॉवर्टी बिल्कुल इंडिया पे पीक पे थी। कम्युनल राइट्स हो रहे थे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स लड़ रहे थे, और वहाँ पे पार्टीशन इसका एक मेन कारण था। जब इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉर्मेशन हुई तो कई प्रिंसली स्टेट्स ने भी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसमें वो इंडिया के साथ मिल गए। पर 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया में नहीं मिले थे, वो थे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। पर उसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 स्टेट भी इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करते हैं, जहां पर हैदराबाद को हम लोगों ने फोर्सफुली अपने साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करवाया था, क्योंकि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैदराबाद हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन करता तो वो एक कंट्रीज विद इन अ कंट्री होता, और ये कंट्री की इंटीग्रिटी पे दिक्कत होती। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कि इंडिया के सबसे बड़ी नीड थी वो था एक इंटीग्रेटेड इंडिया, और उस इंटीग्रेटेड इंडिया में सरदार पटेल का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने इंडिया के बाल्कनाइजेशन को होने से बचाया। बाल्कनाइजेशन मतलब इंडिया का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, और इसका एक बड़ा श्रेय जाता है सरदार पटेल की लीडरशिप को। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनके ही कारण इंडिया इंटीग्रेट रह पाया था। और फिर 26 नवंबर 1949 को इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है, और 26 जनवरी 1950 को फाइनली वो इनेक्ट कर दिया जाता है, और इंडिया उस दिन एक रिपब्लिक बन जाता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और उस दिन इंडिया एक रिपब्लिक बन जाता है। बेसिकली रिपब्लिक उस कंट्री को कहते हैं जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, इसीलिए इंडिया का फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। और फिर 1951 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका मेन एम था
इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे वर्क करना, और फिर उसी साल फर्स्ट टाइम इंडिया के सेंसस भी होते हैं, जिसको बाद में ये किया जाता है कि वो हर 10 साल बाद होंगे। वहाँ पे इंडिया अपने नेबर्स के साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखता है, जैसे कि भूटान और नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करता है, और चाइना के साथ भी पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया जाता है, जो कि दोनों ही नेशंस की फ्रेंडशिप के बीच वर्क करेंगे। और 1951 में ही इंडिया ऑर्गेनाइज करता है एशियंस गेम्स को भी, जो कि एक न्यूली फॉर्म कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद मास स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और उसके साथ ही नेशनलाइजेशन ऑफ सेवरल थिंग्स भी स्टार्ट कर दी जाती हैं, जहां पर कई इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। बेसिकली नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट ओन चीज को स्टेट ओन करने लगेगी और गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होगा। इसीलिए हम देखते हैं इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया जाता है, एयर इंडिया को नेशनलाइज किया जाता है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की भी फॉर्मेशन होती है। अराउंड 1955 के आते आते हम ये देखते हैं कि कई स्टेट्स डिमांड करती हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर। तो वहाँ पे फिर डिसाइड किया जाता है कि इंडियन स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा लैंग्वेज के बेस पे, और फिर वहाँ देखते हैं कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, जहाँ पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है उनके लैंग्वेज के बेस पे, और स्टेट बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाता है। पर एक प्रॉब्लम शुरू होती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, स्पेशली नागालैंड की तरफ। वहाँ पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एक सेपरेट नेशन के लिए, और वहाँ पर इंसर्जेंसीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वहाँ पर फर्स्ट टाइम आफ्स्पा भी इनेक्ट किया जाता है, जो कि है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके लिए हम ये भी देखते हैं कि आज भी कई जगह पर वो इनेक्टेड है, और आज भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमेरिका और यूएसएसआर जैसी कंट्रीज से लड़ने के लिए इंडिया को साइंस एंड टेक में भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी। इसीलिए हम ये देखते हैं फिर उसके बाद 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और बॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की भी इस्टेब्लिशमेंट होती है। और 1956 में अप्सरा, जो कि एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसको भी इंडिया के द्वारा अनवील किया जाता है। डिफेंस के भी क्षेत्र में फिर हम ये देखते हैं कि 1958 में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना होती है, और इसका एक बड़ा श्रेय जाता है APJ अब्दुल कलाम और विक्रम साराभाई को। और कई IITs भी इस्टेब्लिश की जाती हैं, जैसे कि IIT बॉम्बे, कानपुर और मद्रास, जिससे कि एजुकेशन के फील्ड में भी इंडिया डेवलप कर पाए। और फिर 1957 में इंडियन करेंसी का डेसिमलाइजेशन किया जाता है, जहां पर जो अन्ना और पाई वाली करेंसी को हटाकर इंडियन करेंसी को डेसिमलाइज कर दिया जाता है, जहां पर 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा हो जाता है। अब अगर हम बात करें 1960 से 1970 तक की एरा, तो इस एरा में भी इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, पर इस एरा में इसका बहुत ही ज़्यादा उल्टा होता है, और इंडिया इंडल्ज होता है वॉर में, जहां पर 1962 में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर होती है, जिसमें इंडिया की डिफेंस में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट ना होने पे इंडिया को वहां पर हार का सामना करना पड़ता है, और अक्साई चीन पर चाइना कंट्रोल कर लेता है। और फिर उसके बाद 1965 में भी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है, जिसमें पाकिस्तान फिर से एक बार इंडिया से हार जाता है, और इन 2 वॉर की वजह से इंडिया की इकोनॉमी फिर से बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट की भी स्टार्ट करता है, जहां पर इंडिया किसी भी कंट्री को ना सपोर्ट कर एक ऐसे मूवमेंट की स्टार्टिंग करता है जिसको पूरी दुनिया बाद में एक्सेप्ट करती है। मतलब इंडिया दोनों में से किसी भी कंट्री का साथ नहीं देता है और नॉन अलाइंग रहने का सोचता है। फिर हम देखते हैं कि 27 मई 1964 को लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के नए पीएम बनते हैं, और उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं जय जवान जय किसान के नारे के साथ। और उसके बाद जब शास्त्री जी की डेथ होती है, फिर बनते हैं न्यू पीएम इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का टेन्योर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भी घिरा होता है, पर
ग्रास रूट लेवल पर भी इंदिरा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया होता है। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका मेन एम था इंडिया को फूड के प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट बनाना, उसको एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड होता है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, और इंडिया एक सेल्फ रिलायंट बनता है फूड प्रोडक्शन में, और इंडिया बनता है एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन्स, और इंडिया एक लीडरशिप रोल एक्वायर करता है फूड प्रोडक्शन में इन टोटल ग्लोब में। और फिर 1967 के टाइम पे इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है जो कि इंडिया को एक तरीके से डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। वो होता है नक्सलिज्म मूवमेंट, जिसकी स्टार्टिंग होती है वेस्ट बंगाल से, जहां पर कई लोग आर्म्ड इंसर्जेंसी करते हैं जो कि इंडिया की पीस और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। 1969 में 14 और बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है ताकि वो नेशंस की ग्रोथ में हेल्प कर पाएं। 1969 में इंडिया स्पेस के फील्ड में भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को अचीव करता है, और वो होता है 1969 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन, जो कि इन फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला था। और फिर 1970 में वहाँ पर हम देखते हैं कि डेयरी के फील्ड में भी इंडिया वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है, और मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ही तेज़ी से शुरू होता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन माना जाता है, वो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, जिसके अंदर वो ये इंडिया को एक मिल्क डेफिशिएंट नेशन से एक एक्सपोर्टर बना देते हैं मिल्क के प्रोडक्शन में, जिसका एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, और कई लोगों को उस प्रोग्राम के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और फिर शुरू होता है 1971 का टाइम, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक बार आमने सामने आते हैं वॉर में, और फिर से रिजल्ट सेम रहता है और पाकिस्तान फिर से हारता है, और फॉर्म होता है एक न्यूली इमर्ज नेशन बांग्लादेश। और फिर 1973 में कई इंडस्ट्रीज़ को भी नेशनलाइज किया जाता है, जैसे कि कोल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ताकि वो नेशंस की इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प कर सकें। और फिर पॉवर्टी के लिए भी कई आंदोलन चलाए जाते हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ आंदोलन, जिसका मेन मकसद होता है कि पॉवर्टी को इंडिया से इरेडिकेट करना। और फिर शुरू होता है ब्लैक डेज ऑफ इंडिया, जहां पर इंडिया एक तरीके से डिक्टेटरशिप के अंडर रहता है इमरजेंसी के इम्प्लीमेंटेशन में, जब इंदिरा गांधी 1975 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती हैं, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई जाती है, जिससे कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, लोगों की सिविल लिबर्टीज़ को उनसे ले लिया जाता है, और वो टाइम इंडिया के इतिहास में एक ब्लैक डे की तरह भी माने जाते हैं। और फिर 25 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा दिया जाता है, और इंडिया में एक तरीके से नए सवेरे की शुरुआत होती है। और फिर जब इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा गांधी की सरकार हार जाती है, और जनता पार्टी पावर में आती है, जिसके नए पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। और फिर जनवरी 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं, और फिर से इंदिरा गांधी पावर में आती हैं। और फिर हम देखते हैं इंडिया में सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट की भी स्टार्टिंग होती है, जहां पर खालिस्तान शब्द फिर से एक बार उठ के आता है, और उसके कारण देश की पूरी स्टेबिलिटी पे बहुत ही बड़ा खतरा पड़ता है। और वहाँ पर उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं कि असैसिनेशन भी हो जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का, और फिर पूरे इंडिया में एंटी सिख राइट्स शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर सिख के खिलाफ एक सेंटिमेंट बन जाता है, और कई सिखों की इसमें जान भी जाती है। जहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी द्वारा, और इससे नेशंस की स्टेबिलिटी पे बहुत ही बड़ा धब्बा लगता है। और फिर आते हैं राजीव गांधी पिक्चर में, जिनको एक बहुत ही बड़ा रोल मिलता है इंडिया के पीएम का, और राजीव गांधी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। तभी उन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उस टाइम पे भी फिर देखते हैं कि कई छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसने वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर माना जाता है, और कई लोगों की इसमें डेथ होती है। और उसके बाद इंडिया अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज करता है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म तक। बेसिकली सोशलिज्म में क्या होता है कि
कि सारे रिसोर्सेज मोस्टली गवर्नमेंट ओन करती है और कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। और उसी टाइम 61st अमेंडमेंट भी आता है जहां पर वोटिंग की एज को 21 से कम कर 18 कर दिया जाता है। और फिर आता है टाइम 1990s का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल कर रही होती हैं। हमारा फिस्कल डेफिसिट 9% से बढ़कर 12% हो जाता है और राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो जाता है और फिर नई सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इंडिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था आईएमएफ से हेल्प लेना और इंडिया वही करता है। लेकिन आईएमएफ के भी कुछ सर्टेन रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और फिर 1990s में लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी शुरू होती है जहां पर हम चेंज करते हैं एक इनवर्ड लुकिंग और कंजर्वेशनलिस्ट अप्रोच से एक लिबरल अप्रोच और प्राइवेटाइज और इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने पे। और फिर 1998 में इंडिया ऑपरेशन शक्ति के अंडर टेस्ट करता है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट पोखरान में और इंडिया एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर स्टेट बन जाता है, जिसके लिए इंडिया को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। यूएस जैसे कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज भी करते हैं और बहुत सारे सैंक्शंस लगाते हैं, पर इस चीज़ को रशिया हमारे बिल्कुल साथ खड़ा होता है। बेसिकली इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप किस तरीके से स्ट्रेंथन थी। और फिर मई 1999 में फिर से एक बार पाकिस्तान के साथ इंडिया वॉर में आता है और कारगिल वॉर के अंडर इंडिया फिर से पाकिस्तान को हरा देता है और फिर से रिजल्ट यही आता है कि पाकिस्तान हार जाता है। फिर इंडिया की इंटरनल ग्रोथ भी होती है जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इंडिया स्टार्ट करता है, जो कि इंडिया की मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर हम देखते हैं कि एमजी नरेगा जैसे एक्ट स्टार्ट करे जाते हैं जिसका मेजर एम रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रूरल लेवल पर। फिर अक्टूबर 2008 में इंडिया चंद्रयान 1 को भी लॉन्च करता है। ये इसरो का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहता है। और फिर इंडियन गवर्नमेंट आधार के नाम पर वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक्स को लॉन्च करती है और फिर राइट टू एजुकेशन को भी एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। 5 नवंबर 2013 को भी हम ये देखते हैं कि मार्स ऑर्बिटल मिशन को भी इंडिया लॉन्च करता है और इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचने वाला पहला कंट्री बन जाता है। और फिर 2019 में कोविड की एरा में जहां पर हर कंट्री सफ़र करती है, वहां पर इंडिया एक विश्व गुरु की तरह इमर्ज होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वो वैक्सीन्स को कई ऐसे नेशंस को भिजवाता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है और अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को लार्जर अमाउंट में फ्री वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं और इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार 2025 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। एक ऐसा कंट्री जिसने कॉलोनियलिज्म भी देखा और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखा, जिसने पार्टीशन भी देखा, पर उसके 70 से 75 सालों बाद भी एक यूनाइटेड इंडिया की तरह कंट्री की तरह खड़ा है। इंडिया जिसको एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, जहां पर इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक यूनिटी है और इंडिया ऐसे ही डेवलपमेंट की राह पर चलता जा रहा है, जहां पर हमारी एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 4% हुआ करती थी 1947 में, वो बढ़कर 7 से 9% तक जा रही है और इंडिया हर फील्ड में एक्सेल कर रहा है। तो ये थी इंडिया के डेवलपमेंट की कहानी 1947 से लेकर अभी तक और आशा करते हैं कि इंडिया इसी ग्रोथ की राह पर चलता रहेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।